हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी से संबंधित कुछ सवालों के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 25,000 के आसपास यहां पर पद हैं और आगे चलकर जैसे ये प्रोसेस चलेगा तो वैकेंसीज बढ़ने की संभावना भी ज्यादा से ज्यादा रहती है, क्योंकि भाई सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, ठीक है, तो अभी कुछ वैकेंसीज यहां पर रिलीज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता है, प्रोसेस आगे चलता है, तो वैकेंसी आगे चलकर इंक्रीज भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है। शुरुआत में 25,000 वैकेंसीज हैं तो आगे चल के 35-40,000 तक वैकेंसीज भी यहां पर हो जाती हैं। तो उससे संबंधित कुछ सवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित कुछ हमारी दिमाग में कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ सवाल होते हैं। तो जैसे एग्जाम कब होगा ये आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी हिसाब से आप रणनीति बनाकर तैयारी करेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि एक मोटिवेशनल पॉइंट हो जाता है, मोटिवेशनल टॉपिक है भाई। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाह रहे हैं तो ये जरूर जानना चाहेंगे भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है, कितने मार्क्स लाने पर आपको नौकरी मिल जाएगी, सभी विषय में अलग अलग पास होना जरूरी है क्या। तो ऐसे कुछ सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं जब आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बारी बारी से हम सभी पॉइंट को ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो देखिए एग्जाम के लिए अभी एसएससी ने कोई ऐसा पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिससे हम करेक्ट ये बता सकें कि एग्जाम जी फलाना डेट को होने वाला है। आगे चल के एसएससी जरूर उसके बारे में बताएगी, लेकिन अभी ऐसा कोई अंदाजा उसने नहीं दिया है। तो हम अपने बिहाफ पर, भाई हमें जैसे कि पता है कि एग्जाम की जो अंतिम तिथि है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, वो 30 नवंबर 2022 है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि एग्जाम कब तक एसएससी इसका ले लेगी, तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है, एक ही एग्जाम होगा, हालांकि इसमें एक पीईटी होगा, एक पीएसटी होगा, मेडिकल होता है। ठीक है, तो एग्जाम जो रिटर्न होता है वो फिर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो वो जो आपका बनने की जो संभावना रहेगी वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, उससे पहले तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपके पास पूरा नवंबर आपके पास है, पूरा आपके पास दिसंबर है, और जनवरी का भी आपके पास हाफ टाइम रह जाता है। तो करीब करीब हम यहां पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 75 दिन यहां पर हैं अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए। एक अंदाजा ये है कि इतने तक एग्जाम हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है 5-7-10 दिन। अब ऐसा नहीं कि भाई सेकंड वीक ऑफ जनवरी मैंने बोल दिया तो एक सेकंड वीक ऑफ जनवरी हमारा एग्जाम हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि इससे पहले एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोसेस होने में जो समय लगता है उस हिसाब से मैंने 1.5 महीने का समय यहां पर दिया है एसएससी को एग्जाम को कंडक्ट कराने की तैयारी के लिए। तो यहां पर हमारे पास 75 दिन का समय कम से कम है। उस 75 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं, तैयारी को बरकरार बना सकते हैं, एक बेस्ट तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले सवाल का आपको आंसर मिला कि आप 75 दिन कम से कम एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे लेकर चले। दूसरा सवाल यह है जी हमारे कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है, एक सिपाही का पद होता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी डिवाइड होती है। ठीक है, आप किस सिटी में आपको नौकरी मिलती है उसके हिसाब से भी एसएससी की सैलरी पर फर्क पड़ता है। काफी सारे और अदर अलाउंस होते हैं, उनके हिसाब से भी सैलरी पर फर्क पड़ता है। तो जो मैं एक जनरल जो यहां पर बताने वाला हूं, एक एवरेज जो सैलरी जो बनती है वो बनती है आपकी 30,000 से लेकर 32,000। ठीक है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी एसएससी जीडी की पोस्ट पर है तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि एग्जैक्ट आपको कितनी सैलरी यहां पर मिली है। लेकिन मेरे सोर्स के हिसाब से जो मुझे पता चलता है कि 30,000 से 32,000 की रेंज में यहां पर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे आगे जॉब आपकी पुरानी होती चली जाएगी, उस हिसाब से आपको इसमें बेनिफिट मिलते चले जाएंगे और आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी कोई 30 और 32 के रेंज में आपको मिलेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपको ये नौकरी मिलती है, पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, अब तीसरा सवाल ये आता है कि जी कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, ये कहना बहुत कठिन है अभी से कि मैं आपको बता दूं कि भाई 160 मार्क्स का आपका पेपर है और आप इसमें इतने मार्क्स ले आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं 100%
गारंटी के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देखे बिना कि एग्जाम किस लेवल का आया है, कितने बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, तो वो उससे पहले ये अंदाजा लगाना, सटीक अंदाजा लगाना कि कितने मार्क्स पर आपकी कट ऑफ रहेगी, वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन एक जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में रफली कुछ आइडिया हम लेकर चलते हैं, भाई इतने मार्क्स लाना हमारे लिए जरूरी है। यहां पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर काम कर रहे हैं कि भाई जब आप प्रेफरेंस के हिसाब से फॉर्म फिल करते हैं, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो उसके हिसाब से अलग अलग मार्क्स पर आपकी कट ऑफ रहेगी, उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। यहाँ पर स्टेट वाइज अलग अलग सिलेक्शन होता है, अलग अलग मार्क्स के आधार पर होता है, लेकिन एक रफली आइडिया हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है। जैसे कि कंपटीशन अब डे बाय डे टफ होता जा रहा है, ठीक है, तो एक जनरल अगर मैं बोलूं तो आपको 80% के आसपास तैयारी करके चलनी है, ठीक है। ये मैं तैयारी के लिए आपको मार्क्स बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कितने पे आपकी कट ऑफ रहेगी। आपकी जो प्रिपरेशन है वो 80% होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो तैयारी है वो आपकी 80% होनी चाहिए। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 80% आप अपने को तैयार करके चले। मेरे कहने का मतलब है 160 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आपको 128, 16 8 128, ठीक है, इतना आपको तैयार रख के चलना है, प्लस लगाकर इसमें चले। और मैं मानता हूं कि 128 मार्क्स लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं पेपर वाइज इसको डिवाइड करके देखूं तो देखिए, जीके यहां पर सबसे टफ पार्ट रहता है। हिंदी अगर आप चूज करते हैं या इंग्लिश चूज करते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको देख लेना कि आप किस में ज्यादा बेटर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश को चूज करें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आप हिंदी को चूज करें, क्योंकि हिंदी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। रीजनिंग है यहाँ पर, मैथ्स है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो पूरा का पूरा गेम सिमट कर आएगा वो 3 सब्जेक्ट पर है, क्योंकि तीनों की तीनों जो पार्ट है वो हाई स्कोरिंग है। मैं ये भी कह सकता हूँ 100% तक मार्क्स यहाँ पर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में अगर यहाँ 40 है, यहाँ 20 में अगर 40 है, और यहाँ 20 में अगर 40 है, ठीक है, तो अगर आप यहां पर 35 कर लें, यहां पर 35 कर लें, और यहां पर 35 कर लें, ठीक है, और 20 ही यहां पर है, लेकिन यहां पर आप 40 में से मैं कहता हूं अगर आप 25 तक भी आप कर पाते हैं तो 35 से 105 और कितना हो जाता है, 130 मार्क्स यहां पर आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब 130 मार्क्स पर आप, मैं कहता हूं कि आप सेफ जोन में रहेंगे बिल्कुल। लेकिन वही है कि हिंदी आपको 100% तक तैयार करनी है, तभी आप इतना कर पाएंगे। मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो 100% मार्क्स ले भी आते हैं, हिंदी में 100% ले आते हैं, मैथमेटिक्स में 100% ले आते हैं, रीजनिंग में 100% ले आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी 5-5 मार्क्स का यहाँ पर मार्जिन छोड़ा है। और जीके को मैंने थोड़ा हल्का रखा है, क्योंकि जीके पेपर में कैसी आ जाए वो तभी पर निर्भर करता है जब आप पेपर देने जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करके चलें। और 2-4 नंबर देखिए प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में थोड़े वीक हैं तो रीजनिंग को ज्यादा बेटर कीजिए, और हिंदी को ज्यादा बेटर कीजिए, या फिर जीके को ज्यादा बेटर कीजिए। अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो मैथ को ज्यादा बेटर कीजिए, हिंदी को बेटर कीजिए, जीके को ज्यादा बेटर कीजिए। ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा चौथा सवाल भी ये है कि इंडिविजुअल के चारों विषयों में अलग अलग पास होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि चारों बेशक अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन चारों में आपको स्कोर इतना करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 40 का मैं 30% या चलो 35% मान लूं, 35 × 14, ठीक है, तो 14 मार्क्स अगर मैं यहां रखूं, एक पासिंग मार्क्स है 14, अगर कोई बच्चा इस 14 को भी नहीं ला पाता, मान लीजिए 13 मार्क्स है, यानी कि वो इस सब्जेक्ट में एक तरीके से फेल है मान लीजिए, या चलिए छोड़िए और भी कम कर लेते हैं हम, 10 मार्क्स मान लेते हैं, क्या वो एग्जाम पास कर पाएगा? देखिए, यहां इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, लेकिन अगर आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आप इसमें से 40 में से 40 ले आए, इसमें 40 में से 40 ले आए, इसमें 40 में से 40 ले आए, 120 और 10, जब जाकर आपका 130 बनता है, ठीक है, आप ओवरऑल कट ऑफ को पार कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। समझिए ना मेरी बात। लेकिन 40 में से 40, 40 में से 40 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम भी रह जा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात को समझना, आपको इंडिविजुअल पास नहीं होना, ओवरऑल पास होना है। लेकिन इंडिविजुअल वाली जो बात मैंने कही है वो इसीलिए कही है क्योंकि किसी भी एक पार्ट में अगर बहुत ज्यादा मार्क्स कम हो जाते हैं
तो उससे आपकी ओवरऑल मार्क्स पर फर्क पड़ेगा, आपके स्कोर पर फर्क पड़ेगा। इसलिए चारों सब्जेक्ट पर जबरदस्त अच्छी तैयारी बनाकर चलें, तभी आप एक अच्छा स्कोर यहां पर बना पाएंगे। क्लियर? तो इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सभी सब्जेक्ट में आपके कुल मिलाकर मार्क्स होने चाहिए, उसी के आधार पर कट ऑफ बनेगी। किस तरह से आपको क्या रणनीति यहां पर अपनानी है, ये मैंने यहां पर आपको बताया है। आने वाली वीडियोस में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितना समय देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करना है, क्या वहां पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कितने घंटे किस सब्जेक्ट पर आपको काम करना है, ताकि आप वहां पर मेहनत करके एक सही तरीके से, देखिए एक तैयारी होती है कि हम लगे हुए हैं किसी तैयारी में, एक होता है किसी भी तैयारी को करने का एक स्मार्ट तरीका। तो स्मार्ट तरीका अपनाइए ताकि आप इस एग्जाम को पास कर पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको समय से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।